ओके, गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप लोग सब लोग। बहुत मिस किया भाई मैंने आप लोगों को, बहुत दिन बाद हो रहा है हमारा लेक्चर। गुड इवनिंग पूजा, कैसे हो भाई। जल्दी से आ जाओ क्लास में फटाफट से, सभी लोग शुरू करते हैं हम अपना आज का लास्ट लेक्चर, दैट इज केमिकल पीरियोडिसिटी लेक्चर नंबर 4। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी भाई? ठीक है, आई होप आई एम क्लियरली विजिबल एंड ऑडिबल टू यू, राइट? ओके जी, चलो जुड़ जाओ फटाफट से क्लास में सभी लोग। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कमन 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 कमन। ओके, गुड इवनिंग सोहेल, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है, इट इज नॉट गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग, इट इज गोइंग टू बी अ शॉर्ट क्लास। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, एक छोटा सा टॉपिक रिमेनिंग है, वो आज हम खत्म करेंगे। देखो, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी क्लियर किया था, एक बार मैं फिर से बता दूं कि ये 4 लेक्चर्स का ये मतलब नहीं है कि सारा कुछ हो जाएगा पीरियोडिसिटी में। देखो, मेनली जो हम पीरियोडिसिटी के एक्चुअली क्वेश्चंस करते हैं वो मेन ग्रुप के फॉर्म में भी हम करते हैं। ठीक है, तो जब आप मेन ग्रुप पढ़ोगे तो और भी आपको एग्जैक्ट आइडिया होगा। बाकी फिर भी आप लोग प्लीज क्वेश्चंस लगाना शुरू कर दीजिए, बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे आसानी से। ठीक है, चलो, बहुत सारे क्या, सारे ही हो जाने चाहिए। और जो भी डाउट्स हैं पूछो, है ना भाई, हम हैं आपके लिए यहाँ पर डाउट सॉल्व करने के लिए। तो आप लोग अपने डाउट्स को बिंदास भेजो, है ना, तभी तो आपके डाउट्स क्लियर होंगे। चलो फटाफट से आ जाओ। ठीक है, शैल आई स्टार्ट? ओके, ठीक है। ओके ओके, गुड इवनिंग सुहेल, पायल, परीक्षिता, सिमरन, पूजा। ठीक है, चलो ओके, ठीक है भाई, ऑल क्लियर। हाँ, ये भी मैं पूछ ही लेता हूँ, किसी को कोई डाउट है तो बता दो पहले, पिछले क्लास का, पिछले टॉपिक का। यदि कोई 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 टॉपिक, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट कोई तंग कर रहा है आपको, तो पहले वो मेरे साथ डिस्कस कर लो, नहीं तो फिर हम आगे तो बढ़ते ही वाले हैं आज की क्लास में। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। ओके, हेलो सचिन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों, सब प्यारे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग एंड आई मिस्ड यू ऑल। हम लोग बहुत दिनों बाद फिर से आज अपना क्लास कर रहे हैं। ठीक है, चलो फिर अब जैसे ही आपके कुछ और टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे, फिर हम लोग, कोशिश है कि हम लोग हर रोज मिलेंगे। एक नया सा टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा, मस्त सा, वो टॉपिक फिर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मैंने डिसाइड नहीं किया कि क्या टॉपिक मैं लेने वाला हूँ और आगे, बट वेरी सून, है ना, क्योंकि यूट्यूब से मैं मोस्टली फ्री हो चुका हूँ। So now I have time in the evening, so I am definitely thinking of taking a new topic, a fresh topic with you guys. Okay, चलो एक मिनट में शुरू करते हैं, इतना सभी लोग आ जाओ। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। सभी लोग जुड़ चुके हैं क्लास के लिए भी? ओके, ठीक है, ऑल क्लियर, कोई डाउट नहीं है। गुड है फिर तो जी, अगर डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा जी, लास्ट क्लास में हम लोग पीरियोडिक ट्रेंड्स पढ़ रहे थे, और मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये 2 बहुत ही मेजर ट्रेंड्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। आई होप यू रिमेंबर ऑल दोस ट्रेंड्स। होने भी चाहिए भाई, क्यों नहीं होने चाहिए। ठीक है, चलो, तो आज की क्लास में, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, आज की क्लास में जो मैं आप ट्रेंड, जिस ट्रेंड की आपके साथ बात करना चाहता हूं, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का दूसरा नाम होता है बेटा जी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। चाहे तो आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलिए, चाहे आप इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलिए, एक ही बात है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे, जल्दी जल्दी से खत्म करेंगे इसको, और विद इन 40 मिनट्स में आपका लेक्चर मैं ओवर करूंगा। देखते हैं कितना टाइम लगता है, बट यस, आप अपने डाउट्स बीच बीच में पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। ठीक है, चलो, मैं देखता रहता हूँ ना बीच बीच में कमेंट सेक्शन भी, किसी का कोई डाउट है तो। ओके ओके सर, थर्मोडायनेमिक आप ही पढ़ा दीजिए। हाँ पूजा, देयर आर वेरी हाई चांसेस कि थर्मो मैं खुद ही लूंगा। AgCl व्हाइट एंड अदर कलर वाई एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है परीक्षिता, एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं, क्या बात हो गई। देखो, मैंने उसमें यह समझाया था कि सारा का सारा जो रोल था वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का था। अब होता क्या है बेटा जी, होता यह है कि Ag में और Cl में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अच्छा खासा होने की वजह से इसमें आयोनिक कैरेक्टर आ जाता है, और जहां पर भी आयोनिक कैरेक्टर आएगा वहां पर चार्ज ट्रांसफर LMCT बंद हो जाएगा, यानी कि चार्ज ट्रांसफर विल बी कैंसल्ड आउट। अब यदि चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा तो कलर कहां से आएगा, ये कॉन्सेप्ट था। ठीक है, एक बार आप वापस जाएंगे उस लेक्चर को, अभी देखो मैंने शॉर्ट में बता दिया, तब तो मैंने बहुत डिटेल में बताया था, तो वहां पर भी आप एक बार रिविजिट करके देख सकते हैं। एंड यस, कोशिश रहेगी कि आई विल टेक योर थर्मो, या मतलब जो भी कोई ले, इट डजंट रियली मैटर, है ना, जो भी होगा बेस्ट ही होगा आप लोगों के लिए, डोंट वरी एट ऑल। ओके, चलो भाई, आज हम लोग शुरू करते हैं अपना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी।
सो आई होप आप सभी लोग रेडी हो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए। पहले देखो सिंपल सी साधारण सी भाषा में, अब देखो मेरे को पढ़ा लेने दो, मैं 5-7 मिनट बाद ही आप कमेंट सेक्शन पे जाऊंगा, ठीक है, फिर आपके कमेंट्स को मैं चेकआउट करूंगा, अभी नहीं, अभी मेरे को थोड़ा सा टॉपिक पढ़ा लेने दो, ठीक है। देखो बेटा जी, जब भी हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं तो एक टन से घंटी बननी चाहिए दिमाग में कि अब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करवाना है, यानी कि एक न्यूट्रल एटम के अंदर एक आइसोलेटेड गैसियस एटम, मैंने लास्ट क्लास में भी इस वर्ड का महत्व समझाया था कि आइसोलेटेड गैसियस एटम का क्या सिग्निफिकेंस है। सो आइसोलेटेड गैसियस एटम हियर सिग्निफाइज that the atom should be alone in the gaseous state। अगर वो बॉन्डेड स्टेट में होगा तो उसके लिए वैल्यूज बदलेंगी ही बदलेंगी, दैट इज फॉर श्योर। ओके, अब यहां पे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहे थे, तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, देखो आयोन, इसको दोनों से ना कंपेयर करते हुए चलते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। चलो मैं ना यहाँ पे इसको थोड़ा सा कंपैरिजन करते हुए चलता हूं, मैं यहाँ पे लिख देता हूं आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये लो, मैं दोनों को थोड़ा थोड़ा कंपेयर करते चलता हूं। एक तो मैं कंपेयर करना चाहता हूं आयोनाइजेशन एंथैल्पी वर्सेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी कि आईई वर्सेस ईई। देखो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो था वो हमेशा याद रखना है, हमेशा, ऑलवेज फॉरएवर इट इज एंडोथर्मिक, ये कभी भी एक्सो नहीं हो सकता, दिस इज एंडोथर्मिक, यानी कि बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। व्हाई? बिकॉज आई एम वर्किंग अगेंस्ट द न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। जेड इफेक्टिव तो सबको याद होगा भाई, बहुत लंबी चौड़ी बात की थी हमने जेड इफेक्टिव से रिलेटेड। जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की यदि मैं बात करता हूं, सो तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैन बी, इसके लिए जो डेल्टा एच होता है वो मोस्टली नेगेटिव होता है, मोस्टली। देखो मैंने बेटा जी यहाँ पे वर्ड लिखा है मोस्टली, बट इट कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो, बट इट कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो। कब पॉजिटिव होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलो आइए अब डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं। ये मैंने आपके लिए बढ़िया सी डेफिनेशन लिखी हुई है, देखो कहता है द एनर्जी रिलीज्ड माने डेल्टा एच हैज टू बी नेगेटिव, और एब्सॉर्ब्ड माने डेल्टा एच हैज टू बी delta H has to be positive when an isolated gaseous atom accepts an electron। जब भी हमारा एक isolated gaseous atom इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, यानी कि A gaseous 1 इलेक्ट्रॉन बन गया A नेगेटिव gaseous, इसकी एंथैल्पी को बोलूंगा मैं AgE। कहता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स EA यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज नेगेटिव, ज्यादातर बेटा जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव ही होने वाली है, मैंने आपको समझा दिया, बिकॉज वी आर वर्किंग इन फेवर ऑफ जेड इफेक्टिव। अरे भैया जेड इफेक्टिव के आगे वो काम ही तो, जेड इफेक्टिव भी क्या चाहता है, इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके अंदर डालना, एटम के अंदर डालना हमारे लिए आसान होता है, और यह काम करने से एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि गर्म हो जाता है अपना सिस्टम। ठीक है भाई, अब ये तो हो गया हमारा केस 1। अब केस 2 क्या सीन है हमारा, केस 2 व्हेन Eg इज पॉजिटिव। अब Eg पॉजिटिव कब हो सकती है, पहले मैं बाद में दिखाता हूं, पहले मैं समझा देता हूं। देखो बेटा जी, अगर मेरा इलेक्ट्रॉन डालने की वजह से अगर मेरा सिस्टम अनस्टेबल हो जाए, समझ आ रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन डालने की वजह से यदि मेरा सिस्टम जो है वो अनस्टेबल हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन डालने का क्या फायदा, यानी कि इलेक्ट्रॉन डालने के लिए आपको दम लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए ध्यान रखना है कि जब भी कभी हमें इलेक्ट्रॉन को अंदर डालने के लिए, एटम के अंदर डालने के लिए यदि हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ रही है, तो मतलब कि Ege इज पॉजिटिव। और कब होगा ऐसा, दैट ओनली इज पॉसिबल इन द फुली फिल्ड एंड द हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। समझ आया? देखो क्या लिखा है मैंने, केस 2 में आई हैव रिटन Eg is positive, half filled और full filled electronic configuration. Other than first, अब देखो ये तो केसेस दो गए हमारे पास, एक तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एक फुली फिल्ड या हाफ फिल्ड वाली। क्यों भैया? क्योंकि जो फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड होते हैं, अगर मैं फुल फिल्ड और हाफ फिल्ड की बात करता हूं, तो फुल फिल्ड और हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आर एक्स्ट्रा स्टेबल। और मुझे कोई बताएगा कमेंट सेक्शन में कि फुल फिल्ड और हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन को एक्स्ट्रा स्टेबल क्यों कहा जाता है? आई वुड लाइक टू नो द आंसर, क्या रीजन है भैया इसके पीछे, बताओ जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में। कि गुड इवनिंग इशिता, मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड को मैं एक्स्ट्रा स्टेबल क्यों बताता हूं, क्या रीजन है इसके पीछे। ठीक है, तुम बताओ मेरे को। सो बेसिकली अब यहाँ पे एक नोट है बहुत इंपॉर्टेंट जो कि आपने ध्यान में रखना है। कहता अदर देन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ऑल हायर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज आर पॉजिटिव। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बात आपने जीवन में कभी नहीं भूलनी। चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूं। मान के चलो कि एक आइसोलेटेड गैसियस एटम लिया, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा, ए नेगेटिव बन गया। मान के चलते हैं कि इसका जो Ege आने वाला है,
लेट्स इमेजिन इसका जो EA या EGE जो आने वाला है दैट इज द नेगेटिव वैल्यू, लेट्स अज्यूम, है ना। परंतु अगर आप इसमें एक और इलेक्ट्रॉन डालने की बात कर रहे हो, यानी कि आई एम टॉकिंग हियर अबाउट EGE2, यानी कि सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज बेटा जी पॉजिटिव। यू नो द रीजन व्हाई, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी इसमें है ना, तो अब तुम जो इलेक्ट्रॉन डालना चाहते हो वो न्यूट्रल में नहीं डालना चाहते, एनाइनिक में डालना चाहते हो, तो गड़बड़ हो जाएगी उसकी वजह से। एनाइनिक जो चीज है वो इलेक्ट्रॉन को क्यों एक्सेप्ट करेगा, थिंक अबाउट इट, ओके। तो इस चीज का आपने खास ध्यान रखना है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं आप लोगों ने कोई आंसर दिया कि नहीं। बहुत ही निकम्मे बच्चे हो भाई, कोई आंसर नहीं दे रहे हो, जल्दी बताओ मुझको भाई आंसर, ऐसे मत करो। मैंने पूछा आप लोगों से क्वेश्चन कि हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ही कॉन्फ़िगरेशन को एक्स्ट्रा स्टेबल क्यों कहा गया है, ऐसा क्या है इसके अंदर, ठीक है। चलिए, आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसके ट्रेंड्स के बारे में, बहुत ही साधारण से ट्रेंड्स हैं। ट्रेंड्स कैसे चलते हैं बेटा जी, दो प्रकार के ट्रेंड्स हम इसके समझेंगे। दो प्रकार के ट्रेंड्स क्या क्या, एक तो अलोंग द पीरियड और एक डाउन द ग्रुप। अलोंग द पीरियड इंक्रीज होती है, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे साइज भी छोटा होता रहता है, न्यूक्लियर का शक्ति भी बढ़ती रहती है, तो आराम से हो जाएगा ना इलेक्ट्रॉन निकालना, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी। और डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घट जाएगी, क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ जाएगा। अब अगर एटॉमिक साइज बढ़ गया तो यानी कि जो तुम लास्ट इलेक्ट्रॉन डालना चाह रहे हो वो न्यूक्लियस से दूर डलेगा, तो जो न्यूक्लियस के दूर है उसको एक्सेप्ट करना मुश्किल ही होगा न्यूक्लियस के लिए। इज दैट क्लियर और नॉट? बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, फटाफट से हो जाएंगे, कोई चिंता की बात ही नहीं है, ओके। Why is nobody telling me the answer? What happened to you guys? नहीं पता क्या तुम लोगों को? अरे फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड एक्स्ट्रा स्टेबल क्यों होता है? Why is nobody giving me the answer? What is happening? What is happening? कहां खो गए भाई? अरे बोरिंग बच्चों, बताओ ना मुझको आंसर, ऐसे मत करो। चलो मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। देखो, हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन एक्स्ट्रा स्टेबल क्यों होती है? बिकॉज ऑफ एक्सचेंज एनर्जी। अब ये एक्सचेंज एनर्जी क्या चीज होती है इसके बारे में हम कभी और बात करेंगे, या फिर जब आपको जो भी कोई क्वांटम बताएगा वहां पर हम लोग क्या मतलब जो भी आपके साथ क्वांटम मैकेनिक्स लेगा वहां पे आप लोग एक्सचेंज एनर्जी के बारे में बात करना एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद हमने जो अगली चीज देखी थी बेटा जी, आओ अब कुछ एग्जांपल्स को कोट करते हैं और एग्जांपल्स को समझने की कोशिश करते हैं, उससे बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, है ना। अब एग्जांपल के तौर पे एग्जांपल 1 लिया मैंने, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? अरे 2s2 2p4 है, हाँ है ना। एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, यह बन गया, क्या बन गया? यह बन गया 2s2 2p5, ठीक है। जब एक इलेक्ट्रॉन 2p4 में जाएगा वो 2p5 बनेगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हैज टू बी नेगेटिव ओनली। लेकिन अगर मैं बात करता हूं नाइट्रोजन की, सो नाइट्रोजन क्या था ऑलरेडी? इट इज 2s2 2p3, ठीक है जी। अगर आप इसमें एक इलेक्ट्रॉन डालते हो तो यह बन गया 2s2 2p4 बन गया। पहले ये क्या था? पहले ये था हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। अब यहां पे आते वक्त क्या इसकी हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन डिस्टर्ब हो गई? दैट मींस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगा वो पॉजिटिव होगा, इधर पॉजिटिव और वेरी लेस नेगेटिव। समझ आ रहा है? वेरी लेस नेगेटिव भी बोलते हैं या फिर पॉजिटिव भी बोल सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आपको ये दोनों एग्जांपल्स एकदम क्लियर होने चाहिए कि क्यों ऑक्सीजन के केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव आएगी और क्यों नाइट्रोजन के केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव हो जाएगी। यानी कि अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन में डालना है तो यह काम थोड़ा सा जबरदस्ती करना पड़ेगा, जबकि ऑक्सीजन में डालने का एक ही इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है बेटा जी, दो की बात नहीं हो रही, सिंगल की बात हो रही है। बोलो क्लियर है कि नहीं है? फटाफट बताओ आंसर। yes there's symmetrical distribution of electron which leads to a stability, very good, yes, exchange of energy, very good इशिता, बिल्कुल सही जवाब दिया इशिता ने, अभी हमें आंसर दिया इशिता ने, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसी बात पे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं बेटा जी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान से सुनना क्वेश्चन क्या है मेरा, उसके बाद इसका मुझे आंसर करने की कोशिश करना। लो मैं यहां पर आपके लिए क्वेश्चन बना रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन। मान के चलो कि मेरे पास यहाँ पे सबसे पहले O गैशियस था, देखते जाना। O गैशियस के अंदर मैंने एक्सेप्ट करवाया 1 इलेक्ट्रॉन, वह बन गया O नेगेटिव गैशियस बन गया, सही बात है। अब इसके लिए जो मेरी EA1 हो जाएगी, EA1 इज डेफिनेटली नेगेटिव, यस और नो, यस और नो। अब मान के चलो कि मैंने यहाँ पर O नेगेटिव गैशियस लिया, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कराया, इसके लिए मेरी वैल्यू आ गई O2 नेगेटिव गैशियस। लेट्स सपोज EA2 जो इसकी आएगी वह पॉजिटिव आएगी। बेटा जी जब मैं इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करता हूं, लेट्स सपोज मैंने इन दोनों को ऐड किया, तो इसके ऐड करने पे मुझे क्या मिलेगा? आई विल गेट व्हाट? O गैशियस एक्सेप्ट व्हेन 2 इलेक्ट्रॉन्स
इट विल गिव मी O2 गैसियस, और इसके लिए जो E आ जाएगा यानी कि इस पूरे रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज आएगा यानी कि डेल्टा H जो आएगा इट इज कमिंग आउट टू बी पॉजिटिव। एक्सपेरिमेंटल डेटा से मैं बता रहा हूं ये जो वैल्यू निकल करके आती है यहां से लेके यहां तक ये जो मेरी वैल्यू आई बेटा जी ये डेफिनेटली पॉजिटिव आती है। अब अगर ये वैल्यू डेफिनेटली पॉजिटिव आ रही है यानी कि ऑक्साइड का बनना एक ऐसा प्रोसेस है, क्या मैं इसको एक नॉन स्पॉन्टेनियस टाइप का बोल सकता हूं, यानी कि जब जब ऑक्साइड बन रहा है तब तब मैंने देखा कि एंथैल्पी जो है वो पॉजिटिव है, यानी कि ऑक्साइड के फॉर्मेशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एनर्जी देनी पड़ती है। तो यानी कि क्या मैं लिख सकता हूं, दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड proceed by absorbing energy, वह एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्बिंग करेगा, है ना, यानी कि अपने आप तो नहीं हो रहा, यदि अब ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, अब आपने देखा होगा, देन इसका सिंपल सा फिर एक ही क्वेश्चन बनता है, देन why so much oxide in nature, अरे भैया जब ऑक्साइड का बनना इतना ही मुश्किल था, जब ऑक्साइड देखो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट तो अभी हमने पढ़ा कि भैया ऑक्साइड बनना इतना आसान काम नहीं है, तो ऑक्साइड का बनना यदि इतना ही कठिन है तो नेचर में ऑक्साइड ही ऑक्साइड क्यों मिलता है भाई। तुम देख लो, तुम खुद नोटिस कर लो, सारे के सारे मेटल जितने भी ओर्स के फॉर्म में रहते हैं, मिनरल्स के फॉर्म में रहते हैं, सारे के सारे ऑक्सीजन से कंबाइंड होते हैं, और ऑक्सीजन से भी नॉर्मली नहीं, किस फॉर्म में, ऑक्साइड के फॉर्म में। सो आई वुड लाइक टू सी द कमेंट सेक्शन एंड आई वुड लाइक द आंसर फ्रॉम यू कि भैया ऐसा क्या बनता है ऑक्साइड में जो ऑक्साइड बनाना इतना इजी हो जाता है, हालांकि ऑक्साइड खुद बनाने के लिए ही हमें डेल्टा H पॉजिटिव रखना पड़ रहा है, क्या फैक्टर है जो ऑक्साइड की फॉर्मेशन को हेल्प करता है, यानी कि ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो ही कैसे रही है। सो आई एम नाउ गोइंग टू लुक एट द कमेंट सेक्शन टू गेट एन आंसर फ्रॉम यू। चलो बताओ मुझको, फटाफट से बताओ, आई एम वेटिंग। मैं आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक तुम बताओगे नहीं, ठीक है। क्लियर है वीना, बहुत अच्छी बात है वीना, सिमरन क्लियर, बहुत बढ़िया। चलो अब मुझे इसका आंसर तो बताओ जल्दी से, व्हाट शुड बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई होप आपको मेरा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इफ एनीबडी ऑफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड द क्वेश्चन, टेल मी, आई विल रिपीट द क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन यही था बेटा जी कि वाई ऐसा क्यों हो रहा है कि यहां पर जो ऑक्साइड का बनना था वह बहुत ही एक, मेरे को दिख रहा है कि वो एक अनफेवरेबल टाइप का प्रोसेस है, क्योंकि एनर्जी तो चाहिए, लेकिन उसके बावजूद नेचर में जो ऑक्साइड होती है उनका जो अमाउंट होता है बहुत अबंडेंट होता है, भर भर के ऑक्साइड्स मिल रही होती है, क्यों। ठीक है चलो बताओ, टेल मी द आंसर, आई एम वेटिंग। ऐसे नहीं मैं जाने दूंगा, पहले आंसर चाहिए तुम लोगों से, हरी अप। अरे बोलो, कंप्लीट ऑर्बिटल, ए भगवान, ज्योति गुज्जर, ज्योति का यहाँ पे कहना है सर इसका क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट ऑर्बिटल है। अरे देवी, अगर कंप्लीट ऑर्बिट ही स्टेबिलिटी आती होती, सुनिए ध्यान से, अगर कंप्लीट ऑर्बिटल से ही इतनी स्टेबिलिटी आती होती तो फिर ज़ेनॉन को क्या बीमारी थी बॉन्ड बनाने की, नोबल गैसेस को क्या प्रॉब्लम थी बॉन्ड बनाने की। देखो बेटा जी, दिस वाज द बिगेस्ट लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल आल्सो, ऑक्टेट थ्योरी का ज्योति ये तो सबसे बड़ा लिमिटेशन था ना कि ऑक्टेट का कंप्लीशन स्टेबिलिटी के लिए कोई बहुत बड़ा मेजर फैक्टर नहीं है, समझी कि नहीं। नो 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 नो, जैसे अब देखो ज्योति ने यहाँ पे एक पॉइंट बोला, चलो पहले मैं ज्योति का पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ क्योंकि फिर ही तो समझ में आएगा ना हमें। तो क्वेश्चन मेरा क्या था, क्वेश्चन मेरा सिंपल सा यही था कि व्हाई सो मच ऑक्साइड इन नेचर, ये हमारा क्वेश्चन था, है ना। ज्योति ने आंसर बोला कि सर जो O2 नेगेटिव है ना उसका कंप्लीट ऑर्बिट है, यानी कि कंप्लीट ऑक्टेट है ना। इसका कंप्लीट ऑक्टेट है, दैट्स व्हाई। बेटा जी ये रीजन गलत नहीं, ये रीजन गलता है, ये बहुत बड़ी गलती है, ऐसा कोई रीजन नहीं होता, आप अंडरस्टैंड कीजिए ना बेटा। अगर ऐसा ही रीजन होता तो फिर अब देखो सिंपल सी बात है, मान के चलो कि जैसे देखो अगर मैं केमिकल बॉन्ड की बात करता हूं, इफ आई टॉक अबाउट कि व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड, है ना। सो केमिकल बॉन्ड में 3 सवाल मेरे सामने आते हैं। सबसे पहला सवाल व्हाट, क्या होता है, दूसरा व्हाई, क्यों होता है, तीसरा हाउ।
कैसे होता है। देखो व्हाट का आंसर तो बहुत इजी है कि व्हाट इज द केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये बात तो बिल्कुल सही है कि भैया ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन टू एंटिटीज, बिटवीन टू एंटिटीज, दो एंटिटीज के बीच में, बिटवीन टू एंटिटीज, दो एंटिटीज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसी को अपन केमिकल बॉन्ड कहते हैं। एक सवाल तो ये था। सेकंड क्वेश्चन व्हाई। अब आधी से ज्यादा पब्लिक, अगर मैं पूछूं कि व्हाई केमिकल बॉन्ड, अगर आप मुझे आंसर देते हो ना कि सर टू कंप्लीट द ऑक्टेट, है ना, और अगर आप एक 9वीं कक्षा के या 10वीं कक्षा के छात्र छात्रा हैं तो मैं कहूंगा वाह बेटा शाबाश। परंतु जिस लेवल पर अगर आप हैं, अगर आप मुझे बोलेंगे ना टू कंप्लीट द ऑक्टेट, एक चाटा पड़ेगा, अरे भैया ऑक्टेट कंप्लीट तो कुछ कोई रीजन ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बॉन्डिंग क्यों होती है, टू गेन स्टेबिलिटी, ताकि क्या गेन करी जा सके, स्टेबिलिटी गेन की जा सके। कैसे, कैसे गेन होगी स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी गेन होगी बाय डिक्रीजिंग द पोटेंशियल एनर्जी, बाय डिक्रीजिंग द पोटेंशियल एनर्जी। अब उसी पोटेंशियल एनर्जी के डिक्रीमेंट को अलग अलग थ्योरीज ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, लुइस ने, वेबिटी ने, एमोटी ने, सबने बेसिकली उसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, ठीक है, बाय डिक्रीजिंग दी पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि बेटा जी याद रखना है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी। सो आप यहां पे बोल रहे हो कि O2 नेगेटिव इसीलिए बन जाएगा क्योंकि यहां पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, नो नो नो, बिल्कुल रॉन्ग। अगर ऐसा ही ऑक्टेट कंप्लीशन ही एक बहुत बड़ा रीजन होता तो फिर तो नोबल गैसेस को कंपाउंड बनाने की जरूरत क्या थी, बोलो बोलो, नहीं, गलत, गलत है ये चीज जो आप बोल रही हो, ठीक है। स्टेबिलिटी इसको मिली है परंतु कारण ये नहीं है, तुम सोच के बताओगी कि कारण क्या है, क्या है, ठीक है, ओके, ठीक है। सो आई रियली डू नॉट सी एनी आंसर फ्रॉम योर साइड, बैड बैड बैड, वेरी बैड। चलो मैं समझाता हूं, ठीक है। देखो रियल रीजन क्या है, अब देखो एक्चुअली डेटा क्या है, मैंने डेटा भी आप लोगों के आगे लिख दिया है। डेटा देखो बेटा जी, डेटा ये होता है, पहले के लिए हमारी जो वैल्यू आती है दैट इज -141 किलो जूल्स पर मोल। सेकेंड इलेक्ट्रॉन डालने के लिए जो एनर्जी आती है पॉजिटिव आती है, इनफ पॉजिटिव होती है, अच्छी खासी पॉजिटिव होती है। तब जब इनको मैं मिलाता हूं, मिलाया, दो इलेक्ट्रॉन डाले, O2 नेगेटिव बनाया, ऑक्साइड बनाया, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड हुई, तो यहां पर डेल्टा एच देखो ना, देखो तो देखो तो देखो तो डेल्टा एच बेटा जी यहां पे क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। यानी कि द प्रोसेस हैज टू बी हाईली हाईली एंडोथर्मिक इन नेचर, बट स्टिल इन नेचर O2 नेगेटिव आर वेरी वेरी कॉमन। नेचर में फिर भी O2 नेगेटिव बहुत ही कॉमन है। अब रियल रीजन क्या है इसके पीछे का, रियल रीजन जानो बेटा जी, कहानी फिर यहां से शुरू होती है। देखो जब O2 नेगेटिव बनेगा, क्या वो अकेले बनेगा क्या, नहीं भाई, भैया उसके साथ एक मेटल भी तो होगा। यानी कि जैसे मान के चलो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की ऑक्साइड बनानी है, सो मैग्नीशियम 2 प्लस O2 नेगेटिव। जब एक केटायन जब एक एनायन से मिलेगा तो उनके बीच में कैसा बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड। और जब भी आयोनिक बॉन्ड बनता है, यही तो कारण है बॉन्डिंग का, बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट तभी तो आपको चाहिए। जब भी बॉन्ड बनता है बेटा जी, स्पेशली जब एक आयोनिक बॉन्ड बनता है, जब एक आयोनिक क्रिस्टल बनता है, सो एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी बोलते हैं। सो वो लैटिस एनर्जी इनफ नेगेटिव होती है कि वो सबके पाप धो देगी, सबका धुलना हो जाएगा वहां पे, कि लैटिस एनर्जी इनफ एनर्जी रिलीज होती है जो कि ऑक्सीजन को भी ऑक्साइड में बनाने के काम आ जाती है। समझ आया, क्योंकि देखो ना, अब क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है, उसके बाद लैटिस इतनी इनफ नेगेटिव हो जाएगा, सो ओवरऑल रिएक्शन का एनर्जी तो नेगेटिव ही आ जाएगा, ओवरऑल फॉर्मेशन तो नेगेटिव ही आ जाएगी। दैट इज द कॉन्सेप्ट। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, अब हम देखो ध्यान से। अब मुझे दिखाई दे रहा है कि लेट सपोज ये वाला जो मेरा बना इट इज पॉजिटिव वैल्यू कमिंग आउट टू बी पॉजिटिव, बट जब ये चीज बनी, यानी कि सोडियम जैसे ऑक्साइड के साथ कंबाइन हुआ, कैल्शियम केटायन ऑक्साइड के साथ कंबाइन हुआ, तो इसमें एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल लैटिस। और इसी एनर्जी को अपन क्या बोलते हैं, लैटिस एंथैल्पी बोलते हैं, है ना। एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, यहां लिख देता हूं मैं ताकि आपके पल्ले पड़ जाए, and is released during formation of crystal लैटिस जब बनेगा तो एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, और इसी एनर्जी को हम लोग केमिस्ट्री में कौन सा एनर्जी बोलते हैं, लैटिस एनर्जी बोलते हैं, लैटिस एनर्जी बोलते हैं। समझ आया। सो यहां पर Lally compensates the positive value of delta H, overall reaction becomes spontaneous, और इसीलिए हमारा जो ओवरऑल रिएक्शन है वो भर भर के स्पॉन्टेनियस हो जाता है। बताओ जल्दी समझ में आया कि नहीं आया, यहां तक बात घुसी दिमाग में तो ठीक है, तभी मैं आगे बढ़ू, ठीक है जी। अरे क्लियर है, बोलो फटाफट से, क्या ये दिमाग में घुस गया तुम्हारे,
कि नहीं घुसा, कि नहीं घुसा, घुसा कि नहीं घुसा, ठीक है, ओके ओके ठीक है। अब यहाँ पर एक सिंपल सा यहाँ पे सवाल है, आइए इन सवालों को देख लेते हैं एक बार हम फटाफट से, क्या है इनके आंसर्स, ठीक है। अब हमसे बोलता है, कहता है कंपेयर कीजिए, चलिए इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को कंपेयर करके दे दीजिए, ठीक है। सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट करके दिखा रहा हूँ, एक एक करके दोनों करके दिखाता हूँ, चलिए इन दोनों पार्ट्स को अपन करके देखते हैं। आओ देखो, इधर मैं डंडी लगा लेता हूँ बीच में, दोनों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला पार्ट हमें दिया है जहां पर इन्होंने बोला है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, राइट है जी, अरे राइट है जी। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ एक्सपेक्टेड ट्रेंड की बात करता हूँ तो बहुत ही कंफर्टेबल है। एक्सपेक्टेड ट्रेंड माने तो अगर डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एफिनिटी तो कम होगी ना, एफिनिटी तो पुअर हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहेगा वो, है ना। सो इसीलिए हम लोग एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे, सबसे ज्यादा फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का और फिर आयोडीन का, समझे। लेकिन आपको अच्छा भला मालूम है बेटा जी कि इन दोनों में स्वैप आ जाता है, वाई वाई बिकॉज इट हैज अ वेरी स्मॉल साइज, वेरी स्मॉल साइज। और F नेगेटिव जो बनता है ना, F नेगेटिव के अंदर जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आता है, मतलब F के अंदर जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आता है वो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन से ही बहुत ज्यादा रिपल्शन कॉज करने लग जाता है, ठीक है, ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज। इसके अंदर क्या ऑब्जर्व होती है, इसके अंदर ऑब्जर्व होती है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस, इसके अंदर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होती हैं। सो इसीलिए हमारा जो एक्चुअल ट्रेंड आता है दैट इज सबसे ज्यादा क्लोरीन, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? सो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाता है, ये वाला बिल्कुल सही होता है। क्या ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रियली रियली इंपॉर्टेंट। और अल्टीमेटली देखो आपको डेटा पता होना चाहिए। सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा जी, सेकंड पार्ट में क्या है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, ये है हमारे पास, ठीक है। अगेन सेम कहानी यहां पर भी हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, परंतु परंतु अब ऑक्सीजन में तो इतनी भयंकर रिपल्शंस आने लगती हैं कि वो लास्ट में चला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं एक्सपेक्टेड, सबसे ज्यादा O का, देन S का, देन SC का एंड देन TE का। बट बेटा जी ये वाला जो ऑर्डर मैंने लिखा है ये एब्सोल्युटली क्या होता है, रॉन्ग। अब एक्चुअल देख लेते हैं कि एक्चुअल ऑर्डर क्या आएगा यहाँ पे। एक्चुअलिटी में बेटा जी सबसे ज्यादा सल्फर, देन सेलेनियम, देन टेल्यूरियम एंड देन ऑक्सीजन। दिस इज द फाइनल ऑर्डर। इसमें ये आंसर आ जाएगा और इसके अंदर ये आंसर आ जाएगा। बोलो समझ में आई बात? अरे घुस गई दिमाग में। सो आपको ओवरऑल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? देखो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारी है, जितनी चाहो उतनी कर सकते हो। मैंने तो आपको पहले भी कहा था आप बेशक इसके लिए जेई वाला बुक उठा लो, वहां से भी तुम्हारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट सुधर जाएंगे, क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। बोलो भाई क्लियर है कि नहीं है? ठीक, ठीक है। यस परीक्षिता, आंसर इज ड्यू टू लैटिस एनर्जी, बिल्कुल सही बोली तुम, हाँ जी। आंसर इज ड्यू टू द लैटिस एनर्जी, इनफ इनफ नेगेटिव लैटिस एनर्जी जो कि सबको कॉम्पनसेट कर देगी, ठीक है। ओके सो आई होप आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी घुस गया होगा दिमाग में, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। मैंने बोला था ना कि बहुत ही आसान है, कुछ टॉपिक ही नहीं है ये वाला, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। बताओ भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ था ही नहीं आज के टॉपिक में। मेरे को मैंने बोला था कि 20 मिनट का क्लास है, मेरे को तभी लेने देते तो तभी के तभी निपट जाता, पर आप लोगों की क्लास थी तो दैट इज व्हाई वी कुडंट टेक इट, ओके। सो हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि जेई के क्वेश्चंस वाली जो किताब है दैट इज वीके जायसवाल, आप उसको कर लो। देखो शर्माने की बात नहीं है, कहीं तुम लग रहा हो भाई हाँ हम तो नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हम क्यों करें जेई। अरे भैया प्रिपेयर तो केमिस्ट्री कर रहे हो, है ना। तो तुमसे जितने लेवल्स के तुम करोगे, जितने लेवल्स के क्वेश्चन को अपने आंखों आगे गो थ्रू करोगे तो तुम्हें फायदा होगा भाई, है ना। एंड यू नेवर नो कि कभी कभी एकदम बेसिक बात भी एग्जाम में पूछी हुई होती है ना। नेवर नो क्या, मैं खुद बता रहा हूँ तुमको कि पूछी हुई होती है भाई, पूछी हुई होती है। और अक्सर लोग उसको गलत करके आते हैं। बड़े बड़े टॉपिक्स पढ़ लेंगे, स्ट्रैट्स पढ़ लेंगे, थर्मो पढ़ लेंगे, क्वांटम पढ़ लेंगे, बेसिक गलती कर देते हैं। उसका क्या फायदा इतना बड़ा टॉपिक पढ़ने का, है ना, अगर आपका बेसिक ही कमजोर है तो बेसिक पे सुधार करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेन ग्रुप कोशिश करेंगे यस रीजन डाउन द ग्रुप ही होता है सर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वर्सेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शॉर्ट डिफरेंस। बेटा बहुत ही इजी सी बात है। देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जब बात कर रहे हैं तो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम, एटम की प्रॉपर्टी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सबसे पहली लाइन मैंने लिखवाई थी, इट इज नॉट द इनहेरेंट प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तभी वैलिड होती है जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग उसको बॉन्डेड स्टेट में ऑब्जर्व करते हैं। क्या ये बात याद आई तुमको? अरे भैया सबसे पहले दिन मैंने यही बात बताई थी जब मैंने एफिनिटी आपको पढ़ाया था, याद है? अरे लड़के
कौन पूछ रहा है? लड़की पूछ रही है। परीक्षिता याद आया बेटा, सबसे पहले मैंने यही आपको पहले दिन आपको यही कहानी सुनाई थी कि भैया एक जो है वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है और एक जो है वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, बोलो बच्चों, क्या ये बात समझ में आ गई तुम लोगों की? बहुत ही आसान सी बात है, कोई भी इसमें मुश्किल बात नहीं है। So I think it is very much clear to you. So this was all about the electron affinity. Yes, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस और वो सब हम लोग, देखो मेरा स्टाइल ये है कि जनरली when I take inorganic I take periodicity as well as main group, है ना। So main group में मैं बाकी की चीजें करवाता हूँ, पर चलो कोई बात नहीं, अभी के लिए I am not sure कि main group मैं लूंगा या नहीं, but let's suppose अगर मैं लेता हूँ तो इन सारे के सारे टॉपिक्स को हम तब फिर से रिकॉल करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलो now I would like to entertain your doubts, so please ask Why O is less? सुहेल का यहाँ पे क्वेश्चन है कि सर ऑक्सीजन सबसे कम हो गया, क्यों हो गया बेटा? एक्सपेरिमेंटल डेटा। ओके, रीजन वही है कि उसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होते हैं, बाकी एक्सपेरिमेंटली हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि उसका जो वैल्यू आ जाता है वो सबसे कम आ जाता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, एक्सपेरिमेंटल डेटा नाम की भी चीज है। देखो केमिस्ट्री में या साइंस में हमारे लिए भगवान कौन है? एक्सपेरिमेंट ही हमारा भगवान है। समझ आया? कभी भी थ्योरी के बेसिस पे एक्सपेरिमेंट नहीं बनता बेटा, एक्सपेरिमेंटल डेटा आता है, उसको समझाने के लिए थ्योरी बनती है, समझे? सो एक्सपेरिमेंट ही हमारा गॉड है, उसी को हम एक्सप्लेन करते रहेंगे। दैट इज आवर जॉब इज, है ना, वही तो करता है केमिस्ट, राइट? ठीक है, ओके। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग थ्योरी के बेसिस पे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, परंतु अगर हमारी थ्योरी के बेसिस पे जो हमने एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट प्रिडिक्ट किया है, रिजल्ट उससे अलग आएगा, तो क्या बदल जाएगा, एक्सपेरिमेंट या थ्योरी? अरे भैया थ्योरी बदली जाएगी फिर। ठीक है, सो इट्स लाइक दैट ओनली, है ना। चलो, आई होप इट इज क्लियर, वेरी मच ठीक है, सबको क्लियर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो देखो अगली चीज जो मुझे आपको पढ़ानी थी दैट इज द एसिडिक स्ट्रेंथ। बहुत ही आसान सी बात है ये भी। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑक्साइड्स की हम बात कर लेते हैं। ये एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल और एम्फोटेरिक, तीन प्रकार की हो सकती हैं, बेसिक, न्यूट्रल, एम्फोटेरिक। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख दिए हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, और एक बात का ध्यान रखना आप लोगों ने, सुपर इंपॉर्टेंट बात कि हमारे पास यहाँ पर फैक्टर्स अफेक्टिंग, टॉपिक का नेम क्या है? दैट इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स। ये दो फैक्टर्स आपने इसी ऑर्डर में ही अप्लाई करने हैं, एवर, नंबर 1 एंड नंबर 2। सबसे पहला डोमिनेंट फैक्टर होगा एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीडेशन स्टेट। जितनी ज्यादा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतना ही अच्छा एसिड वो बन जाएगा। दूसरा, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये मैं पूरा लिख देता हूं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिए। ठीक है जी, अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं मैंने, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। बोलेगा कि इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर दीजिए, फटाफट से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो एंड यू आर गुड टू गो। ठीक है, सो दिस वाज प्रीटी मच इट, है ना। मेरे को आधा ही घंटा चाहिए था, आधा ही घंटा हम लोगों ने लिया। सो इसी के साथ साथ बेटा जी, ओके, हमने सारी के सारे ट्रेंड, सारी के सारी प्रॉपर्टीज को कर लिया है। आई होप समझ में तुमको आ गया होगा। सबसे पहले मैंने पढ़ाया जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव के बाद क्या पढ़ाया? एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज के बाद आयोनाइजेशन, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हाँ, इसके सिमिलर ट्रेंड में एक मेटालिक कैरेक्टर भी होता है, बिल्कुल सेम पैटर्न में। मेटालिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये भी लिख देता हूँ। चलो मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात कर ले, ये लो यहीं पे लिख देता हूं मैं। अगली प्रॉपर्टी की अगर हम थोड़ी सी ऐसे ही चर्चा कर लिए, एक सेकेंड ना, one second, why is it like this? Alright, अगली प्रॉपर्टी की अगर हम चर्चा कर ले, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी कुड बी दी मेटालिक कैरेक्टर। बहुत ही आसान है, मेटालिक कैरेक्टर से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेटालिक कैरेक्टर आपने ध्यान में रखना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। अब व्हाट इज दिस इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी? सिंपल सी बात है, इट इज द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। अब की बार इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की बात चलेगी। ठीक है, गेन नहीं करना, अब की बार लूज करना, वेरी इंपॉर्टेंट। वेरिएशन आपको पता ही है, बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसका वेरिएशन जान सकते हैं। हाउ कैन आई रीड द वेरिएशन? देखो बेटा जी, दो प्रकार से। सबसे पहले बात करूंगा मैं अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड बात करूं, देखो अलोंग द पीरियड जा रहे हैं, सो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। सो इसीलिए मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीजेस होगा, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। एंड डाउन द ग्रुप अगर मैं बात करना चाहूं, तो डाउन द ग्रुप हमेशा क्या होता है कि अपना जो मेटालिक कैरेक्टर है दैट इंक्रीजेस। ठीक है,
सो आई थिंक इट इज ऑल प्रीटी मच क्लियर टू यू। ये सब था हमारे पास। देखो बेटा जी, आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट योर टाइम ऑन टीचिंग दिस मेंडलीव और डोबर्नियर और लोथरमेयर, ये सब प्लीज अपने आप पढ़ लेना, थ्योरेटिकल चीजें होती हैं और पूछता भी नहीं है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन पूछेगा तो यहीं से पूछेगा। देखो पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, बट लेट्स नॉट डेविएट फ्रॉम द मेन टॉपिक्स, है ना, क्योंकि आपके पास समय कम होता है, काम बहुत ज्यादा होता है। सो इसीलिए काम की चीजों को पढ़ो और बाकी सब चीजों को साइड करते चलो। इसके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। व्हेन यू प्रैक्टिस द क्वेश्चन देन यू विल गेट अ लॉट ऑफ डाउट्स। ठीक है, डाउट्स पूछोगे तभी क्लैरिटी आएगी। हाँ जी भाई। सर SN2 बैक साइड अटैक एक बार और बता दीजिए। ओ माय गॉड, देखो बेटा जी परीक्षिता, मैंने यहाँ पे ये बताया था कि SN2 में बैक साइड से अटैक इसीलिए होता है। चलो आप पूछ ही रहे हो तो मैं बता ही देता हूँ। बहुत ही आसान सी बात थी इसमें भी। इसमें बैक साइड अटैक की कहानी यही थी कि जब भी कभी हम लोग A और B की बात करते हैं, तो अगर A और B में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A इज मोर देन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B, ऐसा बोला मैंने। ठीक है, तो इसके पास ज्यादा रहेगा बॉन्डिंग वाला, इसके पास रहेगा एंटी बॉन्डिंग वाला, यानी सिग्मा स्टार ऑर्बिटल यहाँ पे पड़ी होगी। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। CH3Cl है, न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना था, तो न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से क्यों अटैक करता है? क्योंकि कार्बन और क्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन है, सो एंटी बॉन्डिंग यहाँ पर बढ़े होगी, सिग्मा स्टार ऑर्बिटल यहाँ पे पड़ा हुआ है। सो बस कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद कौन आएगा पिक्चर में? हमारा आएगा ये न्यूक्लियोफाइल, अटैक करेगा बैक साइड से। इस तरीके से बैक साइड अटैक के बाद व्हाट डू वी हैव? वी हैव समथिंग लाइक दिस। ये टूटेगा, है ना, देखो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोफाइल के साथ जुड़ जाएगा क्या? CH3, और साइड में निकलेगा Cl नेगेटिव। क्यों टूटा ये? क्यों टूटा? अरे भैया सिग्मा में पहले 2 इलेक्ट्रॉन थे बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग में भी आएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 0। तो 0 अगर बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा तो Cl बाहर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए। सो आई थिंक इट इज प्रीटी मच क्लियर टू यू नाउ। ठीक है, ठीक है भाई। सो दैट्स इट, है ना, इतना ही था। मैंने आपको पहले ही बोला था कि छोटा सा टॉपिक पेंडिंग है जो कि मुझे आपको डिस्कस करना है। आई होप ये बात सारी की सारी समझ में आ गई होंगी। ठीक है बच्चों, दैट इज ऑल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो पेशेंट एंड सो लवली, और आप स्पेशली इतना समय निकाल के आप लोग की क्लास लेने के लिए आए। आई नो तभी भी हो सकता था अगर आपका क्लास ना होता, बट इट इज व्हाट इट इज। ठीक है, चलो नाउ आई से टाटा बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। ठीक है जी, किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो हम टाटा बाय बाय करते हैं। ठीक है, ठीक है, nobody wants to ask anything। so बच्चों थैंक यू सो मच, थैंक यू। हम लोग फिर से एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, फ्रेश एनर्जी, फ्रेश उत्साह के साथ, और एक नया बढ़िया सा टॉपिक हम लोग करते चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, बाय बाय, थैंक यू।